नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और उसमें साइंस का मैटर अपना जारी है। बल और गति के नियम। और ये आज लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का। ये आपका चैप्टर इसके बाद में समाप्त हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। आज लास्ट में इसके प्रश्न उत्तर भी अपन करते हैं जो भी दे रखे हैं पुस्तक में। लास्ट टाइम में आपने जो घर्षण बल है उसके प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज इसी में दे रखा है स्नेहक यानी लुब्रिकेंट। घर्षण बल कम करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ भी काम में लाए जाते हैं और इन पदार्थों को कहते हैं स्नेहक। घर्षण बल को कम करने के लिए ये सारे विशेष प्रकार के पदार्थ काम में लिए जाते हैं। स्नेहक ठोस, द्रव्य या गैसीय अवस्थाओं में हो सकते हैं। हल्की मशीनों यथा आपकी साइकिल है, गाड़ियों में स्नेहक के रूप में पतले तेल का उपयोग करते हैं, जबकि भारी मशीनों में गाढ़ा तेल या ग्रीस का उपयोग किया जाता है। जब स्नेहक को दो गतिमान सतहों के बीच में डाला जाता है तो स्नेहक के कण उन सतहों के असमान भागों के बीच में चले जाते हैं और दोनों के बीच एक पतली परतें बना लेते हैं। गति अब इन परतों के बीच होती है, अतः घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए, इसको एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जैसे साथियों, ये एक रोड है, सीधी सपाट रोड है और इसी में बीच बीच में क्या है? गड्ढे हैं। अब एक गाड़ी यहां से जा रही है और वो गाड़ी जाएगी तो क्या इन गड्ढों गड्ढों के ऊपर से स्पीड से वो निकालेगी? नहीं निकालेगी मित्रों। क्यों? क्योंकि इन गड्ढों में जब टायर पड़ेंगे तो जोर जोर के झटके उसमें बैठे हुए व्यक्ति पर लगेंगे, इसलिए वो क्या करेगा? ब्रेक देगा और इन जो भी गड्ढे आएंगे धीरे धीरे उसकी गति को, गाड़ी को कम करते हुए वहां से निकालेगा। इन्हीं गड्ढों को अगर किसी मिट्टी या किसी अन्य पदार्थ से भर दिया जाए और इस रोड को सम्मान कर दिया जाए, फिर उस गाड़ी की स्पीड देखिए। गति क्या होगी? एकदम स्पीड से आराम से वो चलेगी, किसी प्रकार की उछल कूद वहां पर नजरे नहीं आएगी। और स्नेहक जो तेल है वो भी क्या करता है? जैसे कोई लोहे का टायर है या बॉल बियरिंग मान लीजिए, उसमें कहीं पर भी जो गड्ढे हैं उनको भर देगा या ग्रीस या ऑयल, और भरने से वो आसानी से राउंड फिगर में घूमते रहेंगे। एक पंखे में यार कई बार अपन ने सुना होगा कि जब बियरिंग गड़बड़ा जाते हैं, उसके टूट जाते हैं या घिस जाते हैं, तो उसमें चूं 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 की आवाज़ करने लग जाता है वो पंखा। सुना होगा आपने। और उसको हम चालू करने से भी फिर डरते हैं, क्या पता है यार ये नीचे ना गिर जाए। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और उस समय हम क्या कहते हैं कि यार इसकी रिपेयरिंग करवाई जाए, इसमें ग्रीस पानी डलवाया जाए। तो वो सारा क्या है? लुब्रिकेंट है, स्नेहक। और ज्यों ही उसमें ग्रीस पानी दिलवाया और पंखा उसी स्पीड गति से चलना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि जहां पर उसमें जो खांचे से हो गए थे उसकी पूर्ति कर दी लुब्रिकेंट ने। तो ये है आपका लुब्रिकेंट। देखिए, मैं समझता हूं आसानी से आप इससे समझ चुके हैं। स्नेहक के रूप में संपीड़ित वायु का भी उपयोग करते हैं। मशीनों के गतिशील भागों के मध्य उच्च दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है, जो घर्षण बल को कम करने के साथ साथ में मशीनों के धूल कणों को जमने से भी रोकती है। इसी प्रकार आपके कैरम बोर्ड पर छिड़का पाउडर भी स्नेहक का ही काम करता है। और कैरम बोर्ड जब आप खेलते हैं तो उस समय पाउडर डालते भी हैं, आपने देखा होगा यार। अब देखिए, घर्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यद्यपि घर्षण बल मशीनों में ऊर्जा का क्षय करके मशीनों की दक्षता को कम करता है। लगातार वो राउंड फिगर में या जैसे भी घूमती हैं मशीनें, चक्कर काटती हैं, तो उनके जो कलपुर्जे हैं वो घर्षण के कारण लगातार घिसते जाते हैं और उनसे जो मशीनों की दक्षता है वो कम हो जाती है। परंतु कई स्थितियों में घर्षण को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं ऐसी चीजें होती हैं जहां पर अपने को घर्षण बल को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जैसे
माचिस की डिब्बी व तीलियों को खुरदरा बनाया जाता है कि तीलियां रगड़ खाएं, वहां पर रगड़न हो अच्छे से, जिससे जल सके। चलते समय जब हम पांव उठाकर आगे रखते हैं तो दूसरे पांव घर्षण के बल के कारण ही प्रतिक्रिया बल पीछे खिसकाने से रोकता है। इसी प्रकार से किसी वाहन आदि का पहिया जब आगे बढ़ता है तो पहिया पीछे की ओर बल लगाता है और घर्षण बल के कारण जो प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है वह उस पहिए को पीछे फिसलने से रोकता है। पहिए भी आपके गोल होते हैं, हालांकि उनमें खांचे से बने होते हैं, जिससे घर्षण बल का मान बढ़ाया जा सके। और जब भी पहिए को रोकना हो या आगे की तरफ गति करना हो तो घर्षण बल का मान वहां पर बढ़ा हुआ रहता है, इतना कम नहीं होता है। यदि घर्षण बल कम हो, जैसे कभी कभी रेत या कीचड़ में होता है, तो बल लगाने पर पहिया उसी स्थान पर घूमता रहेगा। बालू, मिट्टी एवं कीचड़ में प्राय यह घटना हमको देखने को मिलती है। वाहनों के टायर घर्षण बल बढ़ाने के लिए खुरदरे बनाए जाते हैं, जिससे उनकी सड़कों पर पकड़ बढ़ जाती है और उन्हें फिसलने से रोकता भी है। घर्षण बल के कारण ही ब्रेक लगाकर वाहन को रोका जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जब हमारा पैर केले के छिलके पर पड़ जाता है तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गिरने की संभावना बढ़ जाती है और चिकने फर्श पर चलने में हमें कठिनाई होती है। इसका कारण भी क्या है? घर्षण है। कुछ घर्षण के लाभ हैं और उसके हानियां। लाभ देखिए, एक तो घर्षण से हमें चलने में सहायता मिलती है। बिना घर्षण के फर्श पर हमें फिसल कर गिर जाएंगे। सड़क पर पहिए के वाहनों को चलने या घूमने में घर्षण बल सहायक होता है। बिना घर्षण वाहनों का चलना या मुड़ना संभव नहीं होता। घर्षण के द्वारा ही ब्रेक द्वारा वाहन को रोकना संभव होता है और घर्षण के कारण ही पट्टे या चेन द्वारा मोटर से मशीन को घूर्णन ऊर्जा का स्थानांतरण संभव होता है। ये देखिए, छोटी क्लासों का मैटर है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। किसी दीवार या लकड़ी आदि में कील या पेच घर्षण के कारण ही ठहरे रहते हैं। किसी दीवार में आपने कील को ठोका, अगर यहां पर इस दीवार और कील के बीच में घर्षण बल नहीं होता तो एक कील आसानी से वापस भी निकल जाती। लेकिन इस दीवार और इस कील के मध्य क्या लगता है? घर्षण बल, जिससे वो आसानी से नहीं निकलती है वापस। बिना घर्षण के हम पेन या पेंसिल को हाथ में पकड़ और उससे लिख भी नहीं सकते हैं। बिना घर्षण के जो रस्सी में गांठ लगती है या कपड़ा बुनाया जाता है, वो भी संभव नहीं हो पाएगा। अन्य हानियां देखिए इसकी, ये तो लाभ हो गए। घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि होती है। जितना ज्यादा घर्षण होगा, ऊर्जा उतनी ही ज्यादा आपको लगानी पड़ेगी। इसी कारण मशीनों की जो दक्षता है वो घट जाती है। वाहनों के लगभग 20% ईंधन घर्षण बल के कारण अधिक व्यय होते हैं। और अब देखिए, इसमें थोड़ा सा और है, इसके 2 पॉइंट। घर्षण के कारण मशीनी कलपुर्जों में घिसावट या टूट फूट होती है। घर्षण बल के कारण मशीन में उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जो मशीन की कार्य क्षमता में बाधा उत्पन्न करती है और उसे क्षति पहुंचती है। अगर घर्षण बल अत्यधिक हो रहा है तो वही पंखे वाली बात, उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी और पंखा तेजी से गर्म भी होगा और जो अलग तरीके की आवाजें हैं वो भी निकालता है। फिर अगला इसमें टॉपिक दे रखा है प्रणोद एवं दाब। प्रणोद देखिए किसको कहते हैं? थ्रस्ट। किसी भी वस्तु के ऊपर उसकी सतह के लंबवत लगा हुआ बल आपका प्रणोद कहलाता है। कोई वस्तु है और उसके लंबवत जो बल लगा होता है उसको प्रणोद कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। प्रणोद का एसआई मात्रक न्यूटन। और एक है दाब यानी प्रेशर। वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो ये परिभाषा है इसकी, दाब की और प्रणोद की। दाब है वो एक अदिश राशि है जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो, सिर्फ उसका परिमाण कि दाब कितना लगाया गया है, ना कि किस दिशा में लगाया गया है। दाब कितना लगा है, दाब जितना बल लगाया गया है, जितना बल लगाया गया है उसमें उस क्षेत्रफल का जब भाग दिया जाता है तो आपका दाब निकलता है।
वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति, प्रति का मतलब बट्टे में, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, वो क्या कहलाता है? आपका दाब कहलाता है। और इसका जो सूत्र है, एसआई मात्रक है, वो देखिए। बल को नोट करते हैं न्यूटन से। ये आपका बट्टा लगाया हुआ है तो प्रति, और क्षेत्रफल है वो आपका वर्ग मीटर, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ये किसका है? दाब का आपका मात्रक है, एसआई मात्रक। और इसको पास्कल भी कहते हैं, पास्कल भी कहा जाता है, तो दोनों ही याद रखें। एक पास्कल का मतलब है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और दाब निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है, लगाया गया बल कितना है और सतह का क्षेत्रफल कितना है। अगर दो सतहों का क्षेत्रफल समान हो तब अधिक बल लगाने पर अधिक दाब उत्पन्न होगा। यदि समान बल लगाया जाता है तब अधिक क्षेत्रफल वाली सतह पर कम दाब उत्पन्न होगा। जैसे ऊंट के पैर हैं वो गद्दीदार होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं, चौड़े हो गए इसका मतलब इनका क्षेत्रफल क्या होगा? ज्यादा हो गया। तो ये अधिक दाब लगाते हैं, क्या लगाते हैं? क्षेत्रफल इनका ज्यादा हो गया, तो दाब जिस सतह पर लगाया जाएगा उस पर क्या लगेगा? कम लगेगा। इसी प्रकार से जैसे आपका पैर रखा जाए तो इस पैर का क्षेत्रफल क्या है? आपके पैर का क्षेत्रफल कम है, तो दाब क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। देखिए यही दे रखा है। यदि अधिक क्षेत्रफल वाली सतह हैं तो उन पर क्या लगेगा? कम दाब। और कम क्षेत्रफल वाली जगह है तो दाब क्या लगेगा? अधिक लगेगा। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। अब देखिए एक उत्प्लावकता टॉपिक है, उत्प्लावकता। लोहे तथा स्टील से बना जलायान समुद्र के पानी में नहीं डूबता, लेकिन उतने ही भार का लोहा अथवा स्टील चादर के रूप में हो तो वह आसानी से डूब जाएगी। इसी प्रकार पानी के पृष्ठ पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती है तथा कोर्क तैरता है। इसे जानने के लिए उत्प्लावकता का अर्थ समझना होगा। किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह द्रव्य में छोड़ी गई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, वही आपका उत्प्लावकता कहलाता है। कोई भी वस्तु, जैसे ये पानी है और इसमें किसी वस्तु को आप छोड़ते हैं तो इस द्रव्य के द्वारा जो जल है पात्र में या खुले स्थान पर, इस वस्तु पर इस द्रव्य के द्वारा जो बल लगाया जाता है ऊपर की तरफ, वह आपका उत्प्लावकता कहलाता है। द्रव्य में वस्तु पर निम्न दो बल कार्यरत होते हैं। प्रथम है वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी वस्तु का भार नीचे की ओर, तथा द्वितीय है वस्तु पर पानी का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। वस्तु पर जो पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वीय बल जिसको बोलते हैं, वो हमेशा किस तरफ लगता है? नीचे की तरफ लगता है। जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ समय पश्चात वो नीचे की तरफ पुनः लौट जाती है। क्यों? क्योंकि सभी वस्तुओं पर, जितनी भी पृथ्वी पर वस्तुएं मौजूद हैं, उन पर पृथ्वी के द्वारा एक बल लगाया जाता है। पृथ्वी अपनी तरफ उन वस्तुओं को खींचती है, उसको कहते हैं गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण बल। और जो पानी का उत्प्लावन बल है वो ऊपर की तरफ लगता है हमेशा। किसी वस्तु का पानी में डूबना या तैरना उपयुक्त दोनों बलों के आपेक्षिक मानों पर निर्भर करता है कि कौन सा जो बल है वो ज्यादा है। अगर उत्प्लावन बल का मान कम है तो वो वस्तु नीचे की तरफ डूब जाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है तो वो वस्तु ऊपर की तरफ तैरेगी। उत्प्लावन बल का मान ज्यादा है तो भी वो वस्तु ऊपर की तरफ तैरेगी। यदि वस्तु का भार, जो भी वस्तु है उसका भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। अब एक वस्तु है, जैसे इसमें पानी में आपने डाल दिया इसको, कोई भी वस्तु मान लीजिए,
उत्प्लावन बल, जो पानी के द्वारा इस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, वो कम है। यानी यहां पर इस वस्तु का भार है, वेट है, वो क्या है, ज्यादा है इस उत्प्लावन बल से। तो वस्तु किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ ही जाएगी और वह पानी में डूब जाएगी। और यहीं पर वस्तु का भार कम होता और उत्प्लावन बल का मान ज्यादा होता, अधिक होता, तो वस्तु पानी पर तैरती। बहुत ही आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा। यही पॉइंट दे रखे हैं, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु पानी में आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु पानी में पूरी डूबकर तैरती रहेगी। डूबेगी उसमें, लेकिन फिर भी तैरती रहेगी, क्योंकि बराबर है, जो उत्प्लावन बल है और वस्तु का भार है। किसी वस्तु के जल में तैरने या डूबने का ज्ञान उस वस्तु के घनत्व से प्राप्त किया जा सकता है। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वह वस्तु जल में तैरेगी। इसके विपरीत यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व के अधिक है तो वह वस्तु जल में डूब जाएगी। अब एक सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बहुत ही आसान है। एक पत्थर के टुकड़े को किसी कमानीदार तुल्ला से लटकाकर उसका भार नोट कर लेते हैं। पत्थर का टुकड़ा लेना है और कमानीदार तुल्ला ऐसा होता है और इसमें स्प्रिंग लगी रहती है और यहां पर मापांक होता है जिसमें इसका मान नोट किया जाता है। तत्पश्चात इसी पत्थर को पानी से भरे एक बर्तन में डुबाकर तुल्ला की माप में हुए परिवर्तन को नोट करते हैं। आप देखेंगे कि पानी में डुबाने पर तुल्ला के पाठ्यांक में कमी आती है। यह कमी पत्थर द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होती है और इसी को कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। पहले देखिए, कमानीदार तुल्ला है ये और ये एक पत्थर है, इसको लटकाया तो इसका पाठ्यांक आया यहां पर, इसका मान। अब देखिए यहां पर तो देखिए खुले में है ये पत्थर, तो इस पर किसी भी प्रकार का जो बल है वो नहीं लगा। लेकिन यहां पर जब इसको पानी में डालेंगे तो इस पानी के द्वारा इस पर बल लगाया जाएगा, उत्प्लावन बल जिसको बोलते हैं। यानी ये जो भार अपन ने लटका है वो जितना पानी को हटाएगा अपने भार के कारण, और जितना पानी हटा है, बाहर निकला है या यहां से हटा है, जितना पानी हटा वो इस पर बल है, हटाए गए भार के बराबर। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, तो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है आपका, और इसी को कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। यह पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। दुग्धमापी है, दूध को मापने, तथा हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। दुग्धमापी दूध की शुद्धता मापने के लिए तथा हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। और पानी में बर्फ का तैरना भी इसी से समझा जा सकता है। एक है आपका घनत्व, किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। तो ये परिभाषा है इसकी घनत्व की, डेंसिटी की। याद रखें, कोई भी पदार्थ हो उसका जितना आयतन है, उसका द्रव्यमान, उसमें कितना भार है, वही उसका घनत्व कहलाता है। अगर पदार्थ का द्रव्यमान m है, वह आयतन v है, तो घनत्व क्या होगा, घनत्व को नोट किया d से, द्रव्यमान को m से और आयतन को v से। द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान को आप लिखेंगे किलो में, कितना किलोग्राम है, कितना किलोग्राम उसमें भार है। आयतन होगा मीटर क्यूब है। तो ये फॉर्मूले और ये परिभाषा आपको याद रखनी है, अच्छे से पूछी जाती है एग्जाम में। एक है आपका अपेक्षित घनत्व। प्राय किसी भी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व की तुलना में व्यक्त किया जाता है कि पदार्थ का घनत्व कितना है और पानी का घनत्व कितना है, तुलना की जाती है। किसी पदार्थ को अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व वह पानी के घनत्व का अनुपात है। अपेक्षित घनत्व का मतलब किसी पदार्थ का घनत्व और उसमें भाग देते हैं पानी के घनत्व का।
और इसका कोई भी मात्रक भी नहीं होता है आपेक्षिक घनत्व का। अब इसके प्रश्न है मित्रों, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं वही जो अपन ने पढ़े हैं। देखिए आप, पहला प्रश्न दे रखा है आपका, निम्न में से सदिश राशि है, सदिश जिसमें दिशा का ज्ञान भी साथ में हो। देखिए कार्य कितना किया गया है, किसी भी प्रकार की दिशा की इसमें आवश्यकता नहीं हो सकती। कितना कार्य किया गया है यानी परिमाण इसका, समय कितना लगा ये भी परिमाण है, द्रव्यमान कितना है, भार कितना है, तो ये भी क्या है, परिमाण। लेकिन गुरुत्वीय बल कितना लगा और कौन सी दिशा में लगा, यानी साथ साथ में परिमाण के साथ साथ में इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है, इसलिए इसको कहते हैं सदिश राशि। तो इसका राइट क्या होगा, डी ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है, 4 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, कण पर बल का परिमाण कितना होगा। एक ही वस्तु पर, यह वस्तु है 4 न्यूटन, एक तरफ तो क्या लग रहा है 4 न्यूटन और एक तरफ है 3 न्यूटन विपरीत दिशा में, ये इधर 4 न्यूटन इधर 3 न्यूटन, तो इसका परिमाण कितना होगा। देखिए क्या होगा इसका, विपरीत दिशा में लगा है इसलिए इसको क्या कर देंगे 4 माइनस 3। अगर समान होता, दोनों एक ही दिशा में होते तो जुड़ जाते, लेकिन ये तो विपरीत दिशा में इसलिए इसको घटाएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा 1 न्यूटन। अगला है, वेग में परिवर्तन की दर है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा अपन ने, त्वरण कहा था। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चौथा प्रश्न है, संवेग का मात्रक है, संवेग का किग्रा मीटर प्रति सेकंड, किग्रा मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक। पांचवा प्रश्न है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग समय आरेख। अब समझने लायक है, देखिए एक समान वेग से यानी सीधा और गतिमान वस्तु का वेग समय, वेग और समय के बीच में आरेख खींचते हैं तो क्या होगा, सीधा प्राप्त होगा, क्योंकि गति क्या है एक समान। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है, ये रहा आपका, और यही होगा इसमें ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु का संवेग निर्भर करता है, वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, वस्तु का विस्थापन कितना है उस पर भी निर्भर करता है, और विस्थापन में लगे समय पर भी। तो इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न है, बल F है, द्रव्यमान m है तथा त्वरण a है, समीकरण इसकी क्या बनेगी। F बराबर, मैंने आपको बताया था F बराबर ma, F बराबर ma, m द्रव्यमान है और a आपका त्वरण, बल क्या होगा F होगा। तो बल का मात्रक क्या है, आठवां प्रश्न है, बल का मात्रक किग्रा मीटर सेकंड स्क्वायर, ये होगा इसमें। थोड़ा सा देखिए ऑप्शन रिपीट दे रखे हैं इसमें, ध्यान से देखेंगे। इसका आपका ए हो जाएगा, ए बराबर ma, और बल का मात्रक है वो होगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये सही ऑप्शन होगा इसमें। ध्यान रखें, बल का मात्रक है किलोग्राम है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिए ये सातवां है, यहाँ पर दे रखा है फिर सातवां आ गया, तो ये थोड़ी बहुत मिस्टेकें मिल जाती हैं ऐसी। संवेग का मात्रक क्या होगा इसमें, किलोग्राम है मीटर प्रति सेकंड, तो ये दोनों में अंतर है संवेग और बल में। देखिए इसका वो भी वही है किलोग्राम मीटर, लेकिन यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है और इसमें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। तो अपनी पुस्तक में जो दे रखा है उसको सही कीजिएगा आप। अब आठवां प्रश्न, यदि कोई पिंड नियत संवेग से, वेग समान है, सीधी रेखा में गतिमान कर रहा है, यदि उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगे तो उसका वेग नियत रहेगा। वेग क्या रहेगा, नियत है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब देखिए 10 का प्रश्न, 10 का एक न्यूमेरिकल है,
5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है। पिंड पर कार्यरत परिणामी बल होगा। ए बराबर अपन ने क्या माना, एम है। एम क्या है, द्रव्यमान है। ए आपका त्वरण है। देखिए मान रखिए इसमें क्या होगा, एम 5 किलोग्राम, कितना है 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, इनटू ए कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड 10, और बल को न्यूटन से भी लिखते हैं अपन, किससे, न्यूटन से। तो 5 गुणा 10 है 50, कितना हो गया न्यूटन। ये राइट हो जाएगा आपका। 11वां प्रश्न है, किसी वस्तु पर आरोपित बल होने पर उसकी गति बदल सकती है, उसकी गति की दिशा बदल सकती है, उसका आकार बदल सकता है। बिल्कुल, ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, सत्य हैं। किसी वस्तु पर जब आप बल लगाएंगे तो उसकी गति भी बदल जाएगी, गति की दिशा भी बदल सकती है, और उसका आकार भी बदला जा सकता है। तो उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होता है, 9.8 न्यूटन। कितना, 9.8 न्यूटन। 13वां प्रश्न है, यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, वेग v है, व त्वरण a है, तो संवेग p कितना होगा। मैंने आपको बताया था p बराबर mv, p बराबर mv। 14वां प्रश्न देखिए, कोई वस्तु अपने स्थिर या गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, अपने द्रव्यमान के कारण, अपने भार के कारण, अपने त्वरण के कारण, या जड़त्व के कारण। तो कोई भी वस्तु अपनी स्थिर या गति की अवस्था में परिवर्तन तब नहीं कर सकती, किसके कारण, जड़त्व के कारण। इसका राइट होगा ये। और अंतिम प्रश्न है ये आपके लिए, यदि किसी सतह की दी गई सतह पर बल दुगुना कर देते हैं तो दाब आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, दुगुना हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा। कोई भी सतह दी गई है, उस सतह पर बल दुगुना कर दिया गया तो दाब है। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। और ये इसी क्वेश्चन के साथ में आज आपका टॉपिक पूर्ण होता है। इसका जो मेजर टेस्ट है, बड़ा टेस्ट पूरे टॉपिक में से लिया जाएगा, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा जब भी लिया जाएगा। पहले आज एक पेपर और भी हो जाए शायद, रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं और समीकरण, उसके 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो करवा देते हैं। उसके बाद में इस टॉपिक का भी टेस्ट लिया जाएगा। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, और लगातार यूं ही बने रहें और अपने मित्रों को जोड़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।